नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। नए साल के आगमन के पूर्व मध्य प्रदेश में एक बार फिर गुजरात फार्मूले की चर्चा है। गुजरात में जिस फार्मूले की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने 85% सीटें जीती थीं, मध्य प्रदेश में भी वही फार्मूला लागू करके अब की बार 200 पार का लक्ष्य हासिल करने की योजना है। लेकिन इस गुजरात फार्मूले ने मध्य प्रदेश के भाजपा विधायकों की नींद उड़ा रखी है। किसका टिकट कटेगा और किसका बचेगा अभी तय नहीं है। फिलहाल कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, सिर्फ अनुमान है, लेकिन कम अंतर से जीतने वालों के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ पिछली बार जो बड़े अंतर से हार गए थे, उनको भी अब टिकट मिलना मुश्किल है। हारी हुई सीटों पर भाजपा को नए चेहरों की तलाश है, जिससे सिंधिया समर्थक बेचैन है। भाजपा प्रवक्ता दिव्या गुप्ता का कहना है कि भाजपा एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में है तो क्यों ना करे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि सिंधिया समर्थकों को ठिकाने लगाने के लिए सारे फार्मूले तलाशे जा रहे हैं। क्या वर्ष 2023 की शुरुआत में ही गुजरात फार्मूला लागू करेगी भाजपा? और इस फार्मूले से जिन लोगों की छटनी होगी उनका क्या होगा भविष्य, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद से ही ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूला अपना सकती है। गुजरात में भाजपा ने 40% विधायकों को घर बैठा दिया था। यदि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ तो भाजपा के लगभग 50 विधायकों के टिकट कट जाएंगे और इन 50 विधायकों में सिंधिया समर्थक भी अच्छी खासी संख्या में हो सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि यदि गुजरात फॉर्मूला लागू हुआ तो सिंधिया की आधी टीम का सफाया हो जाएगा। इस फॉर्मूले से सिंधिया के साथ आए विधायकों के भीतर बेचैनी है। खासकर उपचुनाव हारने वाले सिंधिया समर्थक विधायकों को अपने टिकट कटते नजर आ रहे हैं। बीजेपी पिछले चुनाव में हारी 111 सीटों में से अधिकांश पर हारे हुए चेहरों को भी बदलने की योजना बना रही है। इस बारे में भाजपा प्रवक्ता दिव्या गुप्ता का कहना है कि भाजपा यदि एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में है तो क्यों ना करे। उन्होंने कहा कि पार्टी को सेकंड लाइन लीडरशिप भी तैयार करना है, इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है, सेफ सिचुएशन में है। दो बातें, एक तो ये कि इस पार्टी के शासन ने बहुत अच्छा काम करा है। जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, वो लोगों तक पहुंची है, हितग्राहियों तक पहुंची है। तो एक तो इस बात की कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात ये कि यदि गुजरात मॉडल लागू होता भी है तो इसका मतलब ये है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मादा भी भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है। हमें अपनी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करना है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया समर्थक विधायकों को ठिकाने लगाने के नित नए फॉर्मूले तलाशे जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि जो विधायक सिंधिया के दहेज में गए थे उनका भाजपा में कोई आधार नहीं है, इसलिए गुजरात फॉर्मूले की आड़ में उन्हें ठिकाने लगाने की साजिश चल रही है। आपसी जो मतभेद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसी की सारी ये बिसात है। सिंधिया समर्थकों की टिकट काटने हैं इनको, उसका कोई ना कोई आधार चाहिए। तो आधार बनाया जा रहा है कैसे सिंधिया समर्थक जो विधायक साथ में दहेज में लाए थे, सिंधिया जी बीजेपी में लेके गए थे, उनके टिकट कैसे काटे जाए। तो पहले से जमीन तैयार है कि भाई आपको हमने गुजरात फॉर्मूले में टिकट काट दिए, और वो सिंधिया समर्थक विधायक भी समझते हैं इस बात को। तो ये सिर्फ आपसी गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी की हार जो है वो निश्चित तौर के ऊपर होनी है। गुजरात में नया फॉर्मूला लागू करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात अलग हैं। सिंधिया समर्थकों के टिकट काटना इतना भी आसान नहीं होगा। अब देखना है कि गुजरात फॉर्मूला मध्य प्रदेश में आखिर किस तरह लागू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादर टीवी। तो गुजरात फार्मूले ने मध्य प्रदेश भाजपा में खासकर हड़कंप मचा रखा है। सिंधिया खेमा बेचैन है क्योंकि उनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा टिकट उनके ही कटेंगे, और इसी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं दो मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक और खिलावन चंद्राकर जी।
बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत खिलावन जी आपसे ही करेंगे। गुजरात फार्मूले की बात बार बार हो रही है जब से गुजरात के चुनाव परिणाम आए हैं। कहा जा रहा है 70 पार की उम्र वालों को भी घर बैठा दिया जाएगा। 3 से 4 बार तक जो जीत चुके हैं उनको भी घर बैठा दिया जाएगा। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, खासकर उन लोगों को जो युवा हैं, नई पीढ़ी को लाने की बात की जा रही है। दिव्या गुप्ता को आप सुन रहे थे, वो कह रही थी कि ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी में ही है और उसकी स्थिति मजबूत है तो क्यों ना वो प्रयोग करे। तो हमने देखा है मध्य प्रदेश में प्रयोग करती रही है बीजेपी, चाहे युवा पूरा संगठन खड़ा करना हो। तो क्या आपको लगता है जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि गुजरात फार्मूले से ही होंगे 2023 के मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, तो फार्मूला लागू होगा और इसका क्या असर होगा? जो बीजेपी देख रही सिर्फ टप्पल होगा बीजेपी में, तो कांग्रेस को लग रहा है कि उसको फायदा होगा। आप कैसे देखते हैं यदि फार्मूला लागू होता है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? देखिए ब्रजेश जी, मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह से गुजरात में चुनाव बहुत पूरी तैयारी के साथ लड़ी गई, पूरा केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव को लड़ा और टिकट वितरण से लेकर के बूथ स्तर तक जो तैयारियां हैं उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से ध्यान रखा। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यही है कि भाजपा में पिछले लगभग 4-5 सालों से बदलाव की बयार चल रही है। जैसे 75 से ज़्यादा उम्र वालों को घर बैठा देना, जो बार बार जो है जो चेहरे गुजरात में तो हमने देखा है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जैसे चेहरों को बैठा दिया गया, जो बार बार चुनाव जीत रहे हैं, जो कई बार क्षेत्र में चुनाव जीत रहे हैं, उनके खिलाफ क्योंकि वहाँ के मतदाताओं में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है तो उनको बैठा देना। जो हारे हुए सीट है उसमें किसी तरह के अन्य प्रयोग करने के बजाय नए लोगों को, नए कार्यकर्ताओं को स्थान देना या अवसर देना, इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, गुजरात में जिस तरह से 99 सीटों में से लगभग 40-41% सीटों पर बदलाव किया गया मौजूदा विधायकों और मंत्रियों तक को आप अभी बता रहे थे, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक को बदल दिया गया। तो कुल मिला के यही लगभग मध्य प्रदेश में ही होना है और 2-3 तरह की होना है। गुजरात को वो फार्मूला लागू किया जाना है। तीसरा, टिकट वितरण से लेकर के पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में आने वाली है। और तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होने वाला है कि जो सिंधिया गुट के लोग हैं या सिंधिया के साथ आए हुए जो लोग हैं और विधायक फिर से जीते हैं उपचुनाव में या वर्तमान में मंत्री हैं, इन सब के टिकट पर भी विचार किया जा सकता है या इसमें भी आमूलचूल बदलाव किया जा सकता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि भाजपा ने कोई बीजेपी के लोग लेकर कह रही है कांग्रेस कि सिंधिया खेमे को किनारे करने के लिए इस तरह के फार्मूले लगा जाए, तो आपको भी लगता है क्या कि सिर्फ सिंधिया खेमे को निपटाने के लिए इस तरह के फार्मूले लागू करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि सिंधिया खेमे को ही निपटाने के लिए, बल्कि आमूलचूल परिवर्तन होना है। और इस तरह से जिस तरह से सफलता वहाँ मिली है गुजरात में, जिस तरह से अभूतपूर्व कभी जो सीटें जीते नहीं थी उन सीटों को भी गुजरात में जीता गया है और लगभग 90% जो है विधायक उनके जीते हैं। 90 विधानसभा 90% विधायक बीजेपी के हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अभूतपूर्व जीत को दोहराना है यदि मध्य प्रदेश में, जिस तरह से मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था मध्य प्रदेश में और 10 साल का सूखा जो भाजपा झेल रही थी शिवराज शासनकाल, वो दिग्विजय सिंह शासनकाल के बाद, तो उसको जो है 173 सीट जीत के जिस तरह से अभूतपूर्व सफलता उमा भारती मिली थी लगभग उसी पैटर्न पे, उसी फार्मूले। हालांकि भाजपा कह रही है कि इस बार 200 की पार थी ना खिलावन जी। हाँ, सिंह सरकार के खिलाफ बिजली, पानी, सड़क की समस्या थी, जनता में नाराजगी थी उतनी, इसलिए इतना बहुमत मिल गया था बीजेपी को। लेकिन जो गुजरात फार्मूला है, जिस पर यदि 2018 में भी इस तरह से बदलाव किया जाता, जिस तरह से संघ ने संकेत दिए थे तो बदलाव कर दिया जाता, तो मुझे लगता है कि जो सत्ता से विमुख हो गई थी भाजपा, वो कम से कम सत्ता में पहुंच जाती और जो 6, 7, 8 सीटों का अंतर था वो अंतर पट जाती, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है जो आपने सवाल किया ना,
सिर्फ सिंधिया समर्थकों को किनारे लगाने के लिए बदलाव किया जाएगा या नया फार्मूला लाया जाएगा, मुझे नहीं लगता उनको दरकिनार करने के लिए लाया जाएगा, बल्कि उनको बहुत बेहतर ढंग से प्रदर्शन करना है, अभूतपूर्व प्रदर्शन यदि मध्य प्रदेश में करना है तो इस तरह को बदलाव करने की सोच रही है पार्टी, और मुझे लगता है ये बदलाव होके रहेगी आने वाले संदीप जी, जिस तरह खिलावन जी कह रहे हैं कि 2018 में यदि जो गलतियां की थी उनसे सबक ले लेते तो शायद ये सुधार या सत्ता में बरकरार रहते, 15 माह का जो वनवास ना होता। लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत सारी समानताएं हैं? क्या गुजरात के फार्मूले की बदौलत ही मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में बरकरार रह सकती है बीजेपी? क्योंकि गुजरात की परिस्थितियां अलग है, वहाँ नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, दो चेहरे हैं, दूसरे चेहरे का कोई मोल नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में वैसी परिस्थिति नहीं है। यदि यहाँ आपने मंत्रियों के, विधायकों के इतनी बेदर्दी से टिकट काटे तो क्या आपको लगता है कि राह आसान हो जाएगी? बल्कि मुश्किल होगी, और कांग्रेस के लिए आसान राह हो जाएगी यदि इस तरह से टिकट काटे गए जिस तरह से गुजरात में काटे गए थे। देखिए प्रवेश जी, कोई भी राजनीतिक दल है वो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ता है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल की चर्चा है, लेकिन गुजरात मॉडल पूरी तरह मध्य प्रदेश में अप्लाई होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि लेकिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा, उनके बयानों के मायने निकाले जाते हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक बयानबाजी जो करते हैं उसके मायने भी निकाले जाते हैं और निकालना भी चाहिए, इतने वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है गुजरात फार्मूले पर ही चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में। तो फार्मूले की बात करें तो फिर एक तरह से क्या सीएम बदलेंगे, दूसरी तरफ क्या आप सबको बिठा दोगे, बड़े बड़े नेताओं को? क्या गोपाल भार्गव जैसे लोग भी आप किनारे कर दोगे, उनकी जगह दूसरों को टिकट दोगे? ये बात तो उठेगी ना? ब्रजेश जी, मैं नेताओं के बयान पे, विजयवर जी के बयान पे नहीं कहूंगा। मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग हैं जी। गुजरात में चुनाव किसने लड़ा? मोदी जी ने और अमित शाह ने। बिल्कुल, वहां पे गुजरात अस्मिता का सवाल था। मध्य प्रदेश में अस्मिता जैसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कद वाले नेता हैं, और मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में आके मोदी जी और अमित शाह 7 दिन और 10 दिन रुक नहीं सकते। तो मध्य प्रदेश के नेताओं के बल पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो अगर आप गुजरात फार्मूले को ज्यों का त्यों लागू कर देंगे तो आपके सामने कई संकट खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा, मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा, बहुत बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट भी कटेंगे। ब्रजेश जी, एक चीज को और समझना होगा आपको, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो रणनीति हम लोग जान पाए हैं, उनकी जीती हुई सीटों पर उतना लक्ष्य नहीं है जितना हारी, जितना 100 सीटें ऐसी हैं जहां वो हारे हैं। वो सीट जीतने का लक्ष्य वो तय कर रहे हैं, क्योंकि जीती हुई सीटों में तो वो मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन जो सीटें पिछली बार वो हारे थे उन सीटों में उनके लिए संभावना ज्यादा है। यही कारण है कि उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को, या यूं कहें कि जो कम वोट से हारे थे, उन्हें पार्टी मौका देगी। हाँ, गुजरात फार्मूले को आप यूं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में 130 विधायक हैं, इनमें से 40 से 50 विधायकों को टिकट कट जाएंगे, और जो 100 लोग, 110 लोग हारे थे, उनमें से 50 लोगों के टिकट कट जाएंगे। तो 100 टिकट कटना तय मान के चलिए आप। बिल्कुल, और जब ऐसा होगा तो वो गुजरात फार्मूला आपको नजर आएगा। और अभी 11 महीने हैं ब्रजेश जी मध्य प्रदेश में चुनाव को। बयान अभी तरह तरह के आएंगे, फैसला हाई कमान को लेना है। मध्य प्रदेश के संबंध में जो भी फैसला होगा वो हाई कमान लेगा, मुझे लगता है। हाई कमान तो फैसला लेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं मध्य प्रदेश में भी। जिस तरह से 2018 की हम बात कर रहे हैं तब अलग परिस्थिति थी, और 2023 में जब हम चुनाव की बात करेंगे तब परिस्थितियां अलग हैं। खिलावन जी, गुजरात फार्मूले पे संदीप जी ने भी कहा कि पूरा अक्षरशः लागू नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं और गुजरात की अलग है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब BD शर्मा और मुरलीधर राव लगातार उन सीटों पर फोकस करेंगे जिन पर संदीप जी ने भी इशारा किया है कि हारी हुई सीटों पर, और कांग्रेस का एक कथित सर्वे भी सामने आया है, हालांकि कमलनाथ जी ने उसका खंडन कर दिया है कि ये भ्रम फैलाने वाला है, लेकिन उन्हीं के विधायक ने वो सर्वे के बारे में जिक्र किया था मीडिया के सामने ट्विटर के जरिए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की यदि वो सर्वे की हम बात करें कि वो भी उनके 50% हार रहे हैं, तो उनको भी वो फोकस करना चाहिए? वैसे फोकस करती दिख रही है कांग्रेस, और वो कह रही 150 पर हम जीत रहे हैं,
राहुल गांधी तक दावा कर रहे हैं कि अगले 2023 में जो चुनाव होंगे बीजेपी का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस बस सरकार में आ रही मध्य प्रदेश में। तो उनके दावे के पीछे क्या वजह है? देखिए ब्रजेश जी, ये स्पष्ट है कि जो हारी हुई सीटें हैं बीजेपी के लिए और लगातार मेरे अंदाज से 42 या 43 सीटें ऐसी हैं जिस पर पिछले चार टर्न से जो है बीजेपी जीत नहीं पाई है किसी कारण से। तो निश्चित रूप से फोकस इन सीटों पर होगी जहां लंबे समय से वो हार रहे हैं और पिछली बार भी हारे थे। तो इस तरह से यदि हम ये मान के चलें कि मान लो 122 सीटें अभी है कांग्रेस बीजेपी के पास, 122 सीटों में से यदि लगभग 45% सीटें या 40% सीटें यदि बदल दी जाती है मौजूदा विधायक और मंत्रियों को, तो भी आप समझ लीजिए कि बहुत सारे नए कैंडिडेट आने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक गुजरात में जिस तरह से प्रयोग हुआ था, जो लंबे समय से हार रहे थे सीटें या हारी तो आने हैं, वो तो संदीप जी भी आपकी बात से सहमत है। हारी हुई सीटों पर ही नए लोगों को वो स्थान समय वो अवसर देंगे ऐसा लग रहा है। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के दृष्टिकोण से यदि टिकट वितरण के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग आधे से ज़्यादा लगभग पुराने प्रत्याशियों को नहीं रिपीट किया जाएगा, ऐसा अंदाजा है बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस भी तो टिकट काटने की बात कर रही है। कांग्रेस में भी उन्होंने भी सर्वे कराया है। कांग्रेस में भी ये सर्वे के बारे में तो खैर पूरी तरह से कांग्रेस भी सहमत नहीं है या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन हाँ, जिस तरह से 2018 में कमलनाथ ने अपने खुद के बहुत करीबी लोगों से सर्वे करवाए थे और उसके बाद अंतिम क्षणों में जिस तरह से टिकट वितरण किए थे और 114-15 सीटें उनकी जिस तरह से आई, तो मुझे कुल मिला के यही लगता है कि अंतिम समय में कमलनाथ सर्वे करवाएंगे। और वन मैन शो तो है ही, आप और हम और पुरोहित जी सब देख रहे हैं। लेकिन खिलावन जी, हमने कमलनाथ जी के सर्वे को देखा है ना, किस तरह से जब खंडवा उपचुनाव होता है तो अरुण यादव उस सर्वे में पीछे चले जाते हैं। तो सर्वे भी तो चेहरे देख के होते हैं। देखिए, कुछ सर्वों को दरकिनार किया जाता है राजनीतिक कारणों के कारण, और जो कांग्रेस में गुटबाजी है उसके कारण भी ये होता है, ये बात तो सही है। लेकिन आप देख रहे होंगे एक और फार्मूला अपनाया जाएगा। मुझे लगता है कि जो हारी लंबे समय से कांग्रेस जिन सीटों पे हार रही है, लगभग ऐसी लगभग 70-71 सीटें हैं जिस पे लंबे समय से हार रही है, और पिछले 90 के बाद उनको जो है वहाँ मतलब फसल काटने या बोने का अवसर ही नहीं मिल पाया है। ऐसे सीटों पर वो जो है नए कैंडिडेट देंगे, और नए कैंडिडेट देने के साथ साथ समय से पहले लगभग मुझे लगता है महीने, 2 महीने, 1.5 महीने पहले वो प्रत्याशी घोषित करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस तो 6 महीने पहले घोषित करने की बात कर रही है। देखिए, ये तो खैर व्यवहारिक बात नहीं कि 6 महीने पहले इतनी जल्दी घोषित, क्योंकि प्रत्याशी जल्दी घोषित करने के दुष्परिणाम और लाभ और हानि दोनों अलग अलग है। यदि नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। नफा को तौलें और नुकसान को तौलें तो मुझे लगता है कि नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन कांग्रेस चूंकि जिस तरह से फार्मूले की बात कर रही है, तो मुझे लगता है 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने पहले यदि घोषित कर दिया जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा था कि देखिए, आपने देखा होगा कि कई नगर निगम के चुनाव में लगभग 3 या 4 या 5 सीटों पर पहले से महीना, 1.5 महीने पहले से लगभग प्रत्याशी तय कर दी गई थी। उनको कह दिया गया था कि आप चुनाव की तैयारी करें। 3-4 महीने की क्या बात कर रहे हैं आप? नगरीय निकाय चुनाव पहले कैंसिल हुए थे तो हमने देखा इंदौर में उनका कैंडिडेट घोषित था, ऐसे कई कैंडिडेट थे उनके घोषित थे, लेकिन आप देखिए वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं जीत पाए। ये बात अलग है कि जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं इंदौर में, वाकई में अपने विधानसभा। लेकिन संदीप जी, एक और समस्या है मध्य प्रदेश में। यदि हम गुजरात फार्मूले की बात कर रहे हैं तो ये ना भूलें कि गुजरात में किस तरह से आम आदमी पार्टी फैक्टर बनकर उभरी। क्या मध्य प्रदेश में आप वैसी संभावना देख रहे हैं कि तीसरा दल पनपेगा या वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? यदि गुजरात फार्मूले की बात करेंगे तो इसकी भी बात करना होगी, क्योंकि हमने नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा है किस तरह से असर डाला है, चाहे ओबीसी की पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, भले ही एक पॉकेट में डाला हो। क्या मध्य प्रदेश में असर डालती दिखेगी वो? देखिए ब्रजेश जी, हम जब देखते हैं पिछले चुनाव पर जब नजर डालते हैं तो एक बात तो साफ होती है कि मध्य प्रदेश में तीसरे दल के लिए संभावना होती है, लेकिन वो अधिकतम 12-15 सीट तक जाती है। सब मिला के हम देख लें, चाहे हम बसपा का देख लें हर्ष, चाहे जब उमा भारती पार्टी से अलग हुई थी तब का देख लें, या समाजवादी जब चुनाव लड़े तब का देख लें। मध्य प्रदेश में 10 से 12% ऐसा वोट है जो इधर उधर होता रहता है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी आती है तो मुझे लगता है कि दहाई के अंक तक वो नहीं पहुंचेगी वोट प्रतिशत में, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस तरह की राजनीति नहीं है। और जहां तक आपने बात की, तो आप उस वोट पर जाती है जो कांग्रेस का वोट है।
जैसे ओवैसी की आप बात करते हैं तो ओवैसी की आने से कांग्रेस को नुकसान है, आपके आने से भी कांग्रेस को नुकसान है। गुजरात में जो हुआ है, कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई है, उसका बड़ा कारण भी आप है जी। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि आप आके इतना बड़ा बदलाव कर पाएगी। हो सकता है आने वाले महीनों में वो फिर वही घोषणाएं करें, बिजली, पानी, सड़क और तमाम तरह की चीजें, तो हो सकता है वो चुनाव पर असर डालें। लेकिन मुझे लगता है कि अपने यहाँ पूरी तरह बाइपोलर इलेक्शन है, दो दलों का चुनाव है। अब आप है वो कितना प्रतिशत ले जाती है उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पे जाएगा वो असर। वो असर तो कांग्रेस पे पड़ेगा। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं संदीप जी कि यदि बीजेपी इस परिस्थिति में है, यदि उनकी प्रवक्ता की बात करें, और हमने देखा है वो फार्मूले लागू करती भी है, चाहे उन्होंने कहा परिवारवाद से किनारा करना हो, चाहे नड्डा जी जब मध्य प्रदेश आए थे वो कह गए थे कुछ सीटों पे हमें नुकसान हो सकता है लेकिन हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे, भले ही हमें पता हो कि हार जाएं। तो बीजेपी तो फार्मूले पर काम कर सकती है, फार्मूले की बात कांग्रेस भी कर रही है, सर्वे की बात कांग्रेस भी करती है। कमलनाथ जी भी कह चुके हैं अपने मौजूदा विधायकों से कि किनकी हालत खराब है, सुधार लीजिए नहीं तो टिकट कट जाएगा। तो आपको लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस उस स्थिति में है, उतनी मजबूत है कि वो भी अपने मौजूदा विधायकों को टिकट काट सकती है? क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा है अभी तक कि जो मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनका एक तरह से टिकट पक्का माना जाता है। ब्रजेश जी, आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस टिकट काटने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है या पार्टी तक ये है कि तो ये सीट हम हार रहे हैं, तो ये तय मान के चलिए कि कांग्रेस वहां बदलाव करेगी। बाकी जो वर्तमान बशर्ते वहां चेहरा दूसरा होना चाहिए वैसा जी, बशर्ते उस विधानसभा क्षेत्र में दूसरा ऐसा चेहरा हो कि टिकट काट के उससे ज्यादा पावरफुल हो। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या यही है ब्रजेश जी कि उनके पास विकल्प तैयार नहीं हो पाता है। कांग्रेस भले कहती है कि हमारे पास हर सीट से 10 दावेदार हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं जमीन पर जाके तो 1 और 2 पे खत्म हो जाते हैं नाम। तो विकल्प आप लाएंगे कहां से? बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के सामने। तो चुनौती तो सबसे बड़ी खिलावन जी कांग्रेस के सामने यही है कि पहली उसकी सूची आती है तो हमको लगता है कि अधिकांश जीत जाएंगे। दूसरी सूची जब आती है तो देखते हैं कि उसमें ऐसे चेहरे होते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं होता, और जिस तरह से छटपटाहट कांग्रेस में दिख रही है सेकंड लीडरशिप में, उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार जो मेहनत कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो उन्होंने चेहरे भी चुन लिए होंगे कि इनको टिकट देना है? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, जिस तरह से मैं फिर 2018 की बात को दोहराऊंगा। देखिए, सर्वे कमलनाथ जी खुद के व्यक्तिगत लोगों से सर्वे करवाते हैं। 3 तरह के सर्वे करवाते हैं वो, हालांकि पहले तो पीआर एजेंसी को देते हैं, कोई निजी एजेंसी को, फिर जो जिला पर्यवेक्षक बनाए हुए हैं, जिला उप पर्यवेक्षक बनाए हुए हैं या प्रभारी कहते हैं जिसको, जिला प्रभारी और जिला उप प्रभारी बनाए गए हैं, उनके थ्रू जो है जिले भर की रिपोर्ट बुलाई जाती है। उसके आधार पर परफॉर्मेंस तैयार किया जाता है विधायकों का, और जितने योग्य प्रत्याशियों के नेताओं के पट्टे होते हैं ना, जिले से लेकर प्रदेश इकाई तक, वो कैसे इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र आपके सर्वे के आधार पर नाम भेज देते होंगे? लेकिन वो भी तो अपने नेता से प्रभावित होकर ही भेजते होंगे या अपने गुट वालों के भेजते होंगे। तीसरा सर्वे तो खुद कमलनाथ अपने निजी लोगों से, बहुत करीबी लोगों से करवाएंगे, और मुझे लगता है कमलनाथ के करीबी लोग कम से कम कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करवाएंगे निश्चित रूप में। तो मुझे लगता है कुल मिला के बदलाव तो होना है। मुझे यदि 40-45 मौजूदा विधायकों को ना बदला जाए तो कम से कम 15-20 ऐसे विधायक हैं जिनके परफॉर्मेंस बहुत पुअर है या जिनकी नीतियाँ ढुलमुल रहती है, कभी इधर भाग जाएंगे कभी उधर भाग बदलाव जाएंगे। तो होना है। बदलाव कितना असर डालेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल समय हमारे पास नहीं है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बदलाव तो होना है, फार्मूले तो दोनों ही दल लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ये फार्मूले क्या सफलता दिलाएंगे, कितने फायदेमंद साबित होंगे और कितना नुकसान करेंगे, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल अटेंशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।